चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। कौन बेरो थन जाता, इतना भी इंटेलिजेंट कौन थे। क्रिकेट का जो आरंभ है वो 16वीं शताब्दी में कहां से हुआ, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। उपनिवेश काल में यह खेल एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तक पहुंचता है। तो होता क्या है, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड में अंग्रेज खेला करता, डंडियों ले लेता, एक कोई आपके सामने गेंद से खेला करता। लेकिन क्यों अब अंग्रेज के अकेला आए तो खुद इंग्लैंड तक तो टिकिया को नहीं, बाकी एशिया भी आ गया, अफ्रीका भी गया। तो क्या हो, भारत, श्रीलंका और जो पाकिस्तान जैसे देश है जहां पर इन्होंने राज किया, तो वहां का जो खेलते थे वो यहाँ पर भी खेलने लग गए। तो यहाँ पर क्या धीरे धीरे जब भारतीय लोगों तक भी पहुंचो कि भाई बड़ा ये खेलना तो तगड़ो खेला, हम भी खेल के देख लिया, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे खेलों देशों, एशियाई देशों में भी ये पॉपुलर होना शुरू हुआ। भारत में इसके आगमन कब से हुआ, 18वीं शताब्दी से ब्रिटिशों द्वारा यहाँ पर कहां पर आया, भारत पे, इंग्लैंड से भारत पर प्रस्थान होता है किसका, क्रिकेट का। 1850 के बाद में पारसी समुदाय ने सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की। ए चीजा कौन बेर होता, हाँ तो चुपचाप देखो सारा वीडियो ढंग से। 1850 के बाद में क्या, सबसे पहले पारसी समुदाय है उसके द्वारा क्या किया गया था, क्रिकेट क्लब को शुरुआत की गई थी। फिर 1932 में पारसी जो लोग ही वह शुरुआत किया, क्योंकि इलीट लोग हुए पारसी लोग भी, था ना, इलीट समझते ना, कुलीन वर्ग वो है। 1932 में भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच खेला, और सबसे पहले भारत की शुरुआत कब होती है, 1932 में भारत सबसे पहले इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट खेलता है, टेस्ट मैच एक आधिकारिक रूप से। और आज की बात करें तो आज भारत के समय भारत एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है क्रिकेट के अंदर, उसमें वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, क्रिकेट जो महिला क्रिकेट है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण का इतिहास। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से प्रश्न आएगा इस पर। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, क्या कहलाता है, महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत की बात करें, जहां आज के समय, पहले के समय भाई थारी जो मदर है, ना थार दादी है, मदर तो फिर भी पढ़ी होगी, दादी ने पूछो जहाँ पढ़ने गई होगी तो, है ना, तो कौन गई ना, क्योंकि उसमें पढ़ाई को इतना चलन भी कौन था और महिला ने बिल्कुल पढ़न भी कौन दिया करता। बात था दादी ने पूछे पाए खागी कि कट्ठे जा हिम्मत तो बकरी चराया करती बढ़िया, पापिया करती मैं, है ना। तो उसके बाद में अब क्या, महिलाओं को पढ़ाई करने भी जाते हैं और उनको आगे नौकरी करने के लिए भी मौका दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाओं को अधिकार पुरुषों के बराबर मिले। प्राचीन भारत की बात करें, स्त्रियों को शिक्षा व धार्मिक कार्यों में भागीदारी थी। तो जो वैदिक काल था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो जो वैदिक काल था, खास करके ऋग्वेद में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें देखने को मिलता है महिलाओं को पुरुषों के बराबर बराबरी के अधिकार थे। वो जो सभा हुआ करती थी उनमें भी बैठती थी, उन्हें विवाह के अंदर पुरुषों को चयन करने का अधिकार भी हुआ करता था। साथ के साथ वो घर से के साथ साथ बाहर के काम करने में भी काम करती थी। प्रारंभ के प्राचीन भारत में ये व्यवस्था देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही मध्यकाल आता है, जैसे ऋग्वेद के बाद का जो काल आता है, वैदिक काल के बाद में का पीरियड, उसमें जो महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई, खराब होती चली गई, जिसमें मध्यकाल में पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह और असमानताएं बढ़ने लगी। क्यों, मुस्लिम आक्रांताएं भारत पे आक्रमण किया और इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं की जो असुरक्षा को देखते हुए लोगों ने पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं, वो पहले मजबूरी में शुरुआत हुई, लेकिन बाद में जाकर वही है, शुरुआत है मजबूरी में हो, लेकिन पापा शुरुआत पड़ जाए जना आगे बढ़ने लग जाए। तो ये जो कुप्रथाएं वो पूरे भारत में फैलने शुरू हो गई। फिर आधुनिक भारत की बात करें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री के अधिकारों के लिए कार्य किया। फिर भाई कोई गलत चीज है तो कोई ना कोई तो आदमी आवेगो जो उनके करो सही करने के लिए प्रयास करो। फिर क्या था, जब आधुनिक भारत आता है तो उसमें जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्तित्व निकल कर आते हैं, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अपने विधवा विवाह जैसे जो प्रयासों पर खुल के काम किए और समाज में जो महिलाओं के अधिकार है उनके लिए खुलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संविधान में, जो भारत का संविधान की रचना की गई, उसमें महिलाओं को क्या मिलता है, समान रूप से अधिकार दिए गए। तो इसमें क्या दिए गए, जो महिलाएं हैं उनके लिए समान रूप से उनको अधिकारों का रचना की गई है। आज की बात करें, शिक्षा, राजनीति, खेल और विज्ञान में महिलाएं अग्रणी हैं, और जैसे महिलाओं को बराबरी के मौका मिला है, आज के समय में पुरुषों से ज्यादा क्या तो बराबरी पे खड़ी है या उनसे कुछ क्षेत्रों में काफी बेहतर भी कर रही है। तो यही है, आज के समय महिलाएं आपको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में दिख जाएंगी, खेल के और विज्ञान के क्षेत्रों में भी दिख जाएंगी।
समाज के नए सांस्कृतिक रुझान, तो अब जो समाज में किस प्रकार के आपको सांस्कृतिक रुझान देख रहे हैं, मैं जो न्यू ट्रेंड इन सोसाइटी, कौन से प्रकार के जो नए ट्रेंड हैं, नए प्रकार के समाज में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो समझेंगे। पहला पहला है समाज निरंतर बदलता रहता है। तो आज के समय जो ट्रेंड की बात करें तो आपको पता है, चाहे समाज हो चाहे जीवन हो, इंसान का हमेशा वक्त के साथ बदलता रहता है और बदलाव ही जीवन का नियम है। समझ में आ गया। आज के समय वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण नए सांस्कृतिक रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे तकनीक को देख रहे हो, उसी हिसाब से बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले आपके माता पिता जो कपड़े पहनते थे, आज अपने उसमें ट्रेंड में फर्क है, अपन अलग प्रकार के पहनते हैं। तालो दादो धोती बांध दिया कर, तो पूछो त्या कदे थे तार जीवन में धोती बांधी की तारा घरा भी है कि कोई शक है तारा, अगर कोई दादो अगर जीवन तो नहीं है तो कोई शक धोती घरा मिल जाता है, बता दी मन तो कौन मिलेगी। समझ में आए। तो अपने खाने पीने में देख लो, पहले कदे पूछो त्या थारे पिताजी और भी पूछो कि भाई पे कदे मोमोज बर्गर खाया आके थे, तो जब भी खा लो, है ना। तो यही है, जो वक्त बदल रहा है, वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे क्या है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो समाज में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसी को इसी वीडियो में अपन समझेंगे इस टॉपिक में। पहला क्या है, वैश्वीकरण। यहाँ विदेशी भोजन, फैशन व संगीत का प्रभाव। तो आज के टाइम में थेतान भी रहा है वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, हिप हॉप सुनो। तो जो आज के समय जो थे रैप म्यूजिक सुनो ना, हिप हॉप सुनो, यो क्या है, यो वेस्टर्न म्यूजिक ही है। समझ आपनो क्यों, आपनो तो जो आपलो तो भूलेगा, हाँ आपलो तो याद ही कठे है। आपलो तो जो लोक संगीत होया करता, लोक कलाकार होया करता, अपना जो घर कदे कोई मान लियो कोई राती जुगो करे हो, या फिर और कोई मान लियो को ब्याह शादी हो जाए तो गीत गाया जाए महिला के द्वारा, वह ही अपना तो गीत बता आप सुना ही को नहीं। उसका अलावा भी जो लोक गीत होगा, ये सब चीजें अपनी संगीत में थे। लेकिन अब क्या है, अब अपन अपने भी गाते हैं, साथ के साथ जो विदेशी संगीत है उसको भी पहचान मिली है। साथ के साथ विदेशी भोजन भी खाते हैं और विदेशी भोजन जो फैशन है उसको भी स्वीकारते हैं। डिजिटल संस्कृति की बात करें, सोशल मीडिया, आज के समय जो सोशल मीडिया हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए और ऑनलाइन शिक्षा के भी माध्यम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया है आपके सामने, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन जो शिक्षा के जितने भी माध्यम है वो आपके सामने डिजिटल संस्कृति के रूप में आए हैं और इनको अपने स्वीकार भी किया है। और स्वीकार करना जरूरी भी है, क्योंकि जिस समाज ने परिवर्तन नहीं किया वो समाज हमेशा पिछड़ गया है। तो इसीलिए जो आपके सामने जो डिजिटली संस्कृति है इसको भी अपने स्वीकार किया, जिसमें सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है। युवाओं का जो झुकाव की बात करें, पॉप कल्चर, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स। तो आज के समय नेड़ा बालक देखो, चलो आप तो पाछे भी इतना ज्यादा कौन देखा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके संगीत देखना, उसमें आपके सामने उनको हिप हॉप देखना उनको अच्छा ज्यादा लगेगा। हिप हॉप जो है रैप म्यूजिक गाँव है ना, जो मतलब एक संगीत है जहाँ मुयाम चले और एक जो एक साथ म्यूजिक गा दियो जहाँ ना जल्दी जल्दी बोल के शब्दा ने खेद देनो, वो हिप हॉप हुआ है। साथ के साथ रियलिटी शो हो गया, जहाँ बिग बॉस देखना पसंद है ना भाई, थाने भी थे भी तो देखो, जितना भी आज का समय कितना रियलिटी शो निकल के आ रहे हैं, है ना। और चलो बिग बॉस तो नहीं देखे लोगो, लेकिन थाने कम से कम तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखे हो ना। तो इस प्रकार के जो रियलिटी शो हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गया, पबजी खेलना हो, फ्री फायर खेलना हो, और कोई गेम होगा, है ना, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो युवाओं का झुकाव इनकी तरफ है, क्यों, तकनीक से जुड़ी हुई चीजें हैं और कोई भी जो नई पीढ़ी आती है वो तकनीक के साथ ज्यादा सहज और सजग रहती है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें, इससे बहुसंस्कृतता का ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। तो अया की बात को नहीं कि आप उनकी संस्कृति अपना रहे, अपनी संस्कृति भी विदेश में जारी है, सुन वह भी थोड़ी थोड़ी अपनी संस्कृति ने अपना हुआ है। तो इससे क्या अलग अलग प्रकार की संस्कृति आती है, अलग अलग प्रकार के रोजगार के माध्यम खुलते हैं, लोग उन लोगों की विचारधारा में भी बदलाव देखने को मिलता है। सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव को नहीं, उनका सकारात्मक प्रभाव भी है ना। उसका कि मोमोज खाना से अपना क्या सेहत में बेकार हो, अपनों के उसका सेहत खराब हो उसका, लेकिन अपना जीवन में भी तो बेरो पट्टे की ग्रीन टी पीनो अपनो सेहत शरीर सही भी हो उसका। अब आप चुनाव तो अपना थम है कि आप ग्रीन टी पीवा, हाँ आप मोमोज खा रहे, समझ में आ गया। नहीं अपना ने कटे बेर हो के अवोकाडो नाम को भी कोई अवोकाडो को भी सलाद बनाए कौन बेर आना। तो यही है कि बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, बहुत सी चीजें भी नकारात्मक भी हैं। आप किस चीज को चुनाव करते हो ये आपके हाथ में है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, परंपरागत मूल्यों का शरण हो रहा है। अब क्या है, इस चीज को एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारी संस्कृति थी, है ना, वो भाई हमारी संस्कृति थी, उसके कुछ जो सकारात्मक पहलू थे, चलो नकारात्मक खत्म हुई वो तो अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक मूल्यों का भी कहीं ना कहीं हास देखने को मिल रहा है। पहले भाई चार गांव में थे जाया करता, है ना, शहर में देख लो
कोई भी आदमी की अगर मृत्यु हो जाया करती, कोई टाइम का कोई भी विपदा आ जाया करती है ना, तो चार आदमी बैठ के पूछा करता। आजकल के में बैठ तो जाऊंगा, बात तो ले लेंगे, लेकिन पापा अच्छा ना संगा ठीक हो बढ़िया हो रही हो, बोला दिन होगा बोलो उछलन लाग रहे हो, अब टिक जाओ, है ना। पहले अया की भावना को नहीं करती, पहले आदमी आदमी की कदर कराया कर। दो अब कोई पिस्सो है तो भाई जी पूछ है, नहीं पिस्सो नहीं है तो चाहे कुछ ही हो, कोई काम को नहीं आती। तो यही है। अब क्या समाज के अंदर नकारात्मकता के भी पहलू, जो हमारी संस्कृति थी जहां पर हमारे माता पिताओं की कदर करना हो गया, है ना, संयुक्त परिवार हो गए, है ना, सहयोग की भावना हो गई, जो मानविक और नैतिक मूल्य थे वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और विचारों को सीखता है। तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है वो राजनीतिक का मूल्य समझे, विश्वास और अलग अलग प्रकार का विचार ने सीखा है। यह परिवार, शिक्षा व मीडिया और राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है। तो जो राजनीतिक समाजीकरण होता है, इसके माध्यम से क्या करता है इंसान, जो राजनीति के जो गुण हैं, जब पॉलिटिक्स सीखा है, समझ में आ गया, कहीं अपना भाषण देना चाहिए, कहीं अपना विचार रखना चाहिए, कहीं विचार व्यक्त करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें साथ के साथ सीखता है। यह परिवार, शिक्षा, मीडिया व राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है। साथ के साथ इससे क्या होता है, इससे जो परिवार हो गए, शिक्षा हो गई, मीडिया हो गई और राजनीतिक दल है, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। परिवार की बात करें, पहली राजनीतिक शिक्षा देते हैं। तो अगर अपन बात करें राजनीतिक शिक्षा कहां से शुरू होती है, राजनीतिक शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा मान लो, कठिन शुरुआत तो परिवार से। सबसे पहले थारी मम्मी थारा चट्टू मार के सिखाया कि बेटा पापा ने पापा जी बोलिया करी, है ना, दादा ने दादाजी बोलिया करी, सिखाया था, है ना। ए नहीं सीखे तो दो एक बार कूणी भी मारी होगी कदे न कदे, आजकल आड़ा के तो कौन मारे जा, कुछ माती करी होगी जना था, पकड़ के धोया भी होगा कदे न कदे, सीखा है ना, पकड़ के कदे पुचकार के भी कहो कि बेटा वो अपना या चीज करनी चाहिए या चीज नहीं करनी चाहिए, दुकान पे ज्यादा चॉकलेट खानो दांत खराब हो जाए। तो कहां से मिलती है अपने को समझ, ये समझ सबसे पहले अपने को मिलती है परिवार से। फिर क्या है, फिर आपको कहां पे डाल दिया जाता है, स्कूल में। स्कूल में नागरिक और लोकतंत्र बनने के मूल्य सिखाए जाते हैं। आपको जीवन में स्कूल में गया है ना, सुबह पहले जाया करता, है ना, फिर आप था कहीं रहन सहन सीखना चाहिए, कहीं ड्रेस पहननी चाहिए, जोर तो गुण या तो, लेकिन आज मेरे पट्टा की वाक्य में सही कहा करता, है ना, नाखून काटना चाहिए, बाल सही से कहीं अपना ने काटना, कटिंग करके रहना चाहिए, है ना, सुबह पहले जनगण मन बोलिया करता, फिर थे क्लास में जाया करता, पढ़ाई करी, सीखा, साथ का साथ रहना सीखो, दोस्ती बनानी सीखी, बोल चाल सीखी, बहुत सी चीजें जो आपने आपको नहीं पता है थे तो कद 10 क्लास में इतना नंबर लेके के फायदे हो, लेकिन आज का समय थे जो इतना ज्ञान झाड़ो हो ना, वो पढ़ाई की देन है, समझ में आ गई। तो वहां पर आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में बहुत सी चीजें सीखी हैं। फिर मीडिया, विचार निर्माण में सहायक। तो मीडिया होती है वो क्या करती है, आपके सामने मीडिया है वो कोई भी समाज होती है ना, उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य करती है। क्या करती है, आपकी विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। अब इंस्टाग्राम पर कोई नया ट्रेंड आओ, कोई भी चीज पॉपुलर हो जाओगी, कहीं हुआ है क्योंकि, और अच्छा देखना, आपका कोई भी ट्रेंड पॉपुलर होता है, फिर उसके धीरे धीरे वो आम बोलचाल की भाषा में भी वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं। देखना आपके दोस्त हैं वो काफी बार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ट्रेंड में आए हुए शब्दों को उपयोग करते हैं नहीं करते हैं, एनालिसिस करना इस चीज को, तो आपको पता चलेगा आजकल हम काफी वो स्लैंग्स, वो भाषा प्रयोग करते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, समझ में आ गई। तो यही है, जो मीडिया होती है वो आपको विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। कौन सी सरकार बढ़िया है, कौन सी घटिया है, कौन व्यक्ति बढ़िया है, कौन घटिया है, या कठिन बेरपट है, सोशल मीडिया से अपना बेरपट है, समझ में आ गया। तो यही है, वो आपकी विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारिता को प्रोत्साहित करने का कार्य होता है। लोकतांत्रिक समस्याएं, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, आतंकवाद व भ्रष्टाचार और दलाल प्रथा पर समझेंगे। लोकतंत्र में आपके सामने अनेक चुनौतियां हैं, भारत जैसे विशाल देश में इन समस्याओं का विशेष महत्व है। तो आपको पता भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या कौन सी है, सबसे पहले आतंकवाद, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत में आतंकवाद की सबसे प्रमुख समस्या है। भ्रष्टाचार, संसाधनों का दुरुपयोग और विकास में बाधा। तो भारत में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर क्या किया जाता है, जो संसाधन होते हैं उनको दुरुपयोग किया जाता है और उससे क्या होता है, आपके सामने विकास में बाधा होती है। कोई भी ऑफिस में काम कराना जाओ, 100 को नोट काटो, झटते काम हो जा, नहीं 10 पर घुमाया जाए, समझ में आ गई। तो इससे क्या है, सही और गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है। मान लो कि कोई आदमी गलत कर रहे हैं तो वो भी भ्रष्टाचार की मदद से क्या कर सके, अपना काम सही करवा सके, समझ में आ गया। तो इससे देश की वास्तविकता है, देश ने नुकसान पहुंचा है। दलाल प्रथा,
जनता और सरकार के बीच में अनैतिक मध्यस्थता, मतलब ब्रोकर सिस्टम हो जाता है जहां पर दलाली करने वाले लोग क्या करते हैं, भाई कोई टेंडर लेना है सरकार का अजय 1,000 करोड़ को, तो 100 करोड़ सरकार का नहीं सरकार दिया और चुपके टेंडर मिल गो। आप क्या करोगे, अब भाई 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ को टेंडर हो, 100 करोड़ तो अगला नहीं दे दिया सरकार ने, तो 900 करोड़ में चीज बनानी है यार, तो 500 करोड़ की गिरोगे सड़क, 400 की क्या जाओगी, आपके सामने भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो यही है, अगर वो सही तरीके से टेंडर की प्रक्रिया होती तो क्यों अपना सही से कार्य करेगा, क्यों वो 100 करोड़ और एक्स्ट्रा लगाएगा कम से कम। यही है, तो आपके सामने जो दलाल प्रक्रिया है इसे भी क्या हो जाती है, जनता और सरकार के बीच में अनैतिक मध्यस्थता देखने को मिलती है। संसाधनों की बात करें, आप किस प्रकार से इन चीजों का समाधान कर सकते हो, कानून को सख्ती से लागू करके आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने नियम कायदे बना सकते हो, पारदर्शी शासन प्रणाली, हर व्यक्ति को अपने अंदर सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, आप जो ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो, आप जो कार्य प्रणाली होती है उसके अंदर, नागरिकों में जागरूकता, और जो नागरिक होते हैं उनके अंदर आपको जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को पता होना जरूरी है। भाई कोई ऑफिस में जाओ और अगर थान हर नियम कायदा को बेरो तो थान भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही को नहीं, भ्रष्टाचार करे कौन, क्योंकि उन्हें बेरे को नहीं। जब ये दबड़ाते थे कि भाई साहब कहीं का कौन करे काम, अभी मिलाऊं कि ऑफिस में, है ना, तो तुरंत करके दो अगला बेरो भाई तो ज्ञान है, और जिसको नहीं पता होता, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है। अगला क्या है, ई गवर्नेंस और सूचना का अधिकार है वो उपयोग में लेना चाहिए। तो ई गवर्नेंस है